वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी संभव सीरीज में। आज के इस सेशन में हम लोग अपने उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे जिस पर हमारी लास्ट सेशन में बातचीत हो रही थी। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले अपकमिंग कुछ टॉपिक्स के लिए मैं एक आउटलाइन बनाकर आपको देता हूं और टॉपिक्स चाहे जो भी हों, लाइक चैप्टर्स बदलेंगे। इट इज लाइक कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 22 के बारे में बात की थी, ऑल्दो दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, और उसके बाद आज हम लोग 22 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद की बातें प्रोबेबली होंगी। तो आप ये देखोगे कि भले ही चैप्टर्स अलग होते जाएं, लेकिन मैंने आपको एक आउटलाइन दी थी, एक फ्लो दिया था और कहा था कि हम इस फ्लो के ऊपर वर्क करेंगे ताकि आपको एक कंपोजिट टॉपिक कवर हो। और वो जो कंपोजिट टॉपिक था दैट वाज ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की वो जो आउटलाइन मैंने आपको दी थी, उसी आउटलाइन के ऊपर सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके आगे की बातचीत समझते हैं। प्रोबेबली आपको वो आउटलाइन याद होगी। तो चैप्टर नंबर 22 कंटिन्यूड है। लास्ट सेशन में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा बैकग्राउंड देखा था, जाना था, समझा था कि वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट इंडिया के नेशनल मूवमेंट पर पड़ा और उसने कैसे इंडिया के नेशनल मूवमेंट को इंपैक्ट किया, क्या कोर्स ऑफ एक्शंस में चेंजेस आए। वो सारी बातें तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी और मैंने जो आपको एक आउटलाइन बताई थी, उस आउटलाइन को मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से दिमाग में दोहरा लें। ऑल्दो मैं बस आपको वो इंडिकेटिव तौर पे बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि ये कहानी जो है वो शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो उस पर भारतीय अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के बाद जब अंग्रेजों ने एक तरफा तौर पर भारत को इस युद्ध का हिस्सा बना दिया तो कांग्रेस में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी हुई और कांग्रेस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो 7 राज्यों में सरकारें चला रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उस त्याग पत्र देने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शुरू में तो अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से ऐंठे हुए थे और वो हमें किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देना चाहते थे। इन बिटवीन हमने देखा था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन 11 महीनों में युद्ध की रूपरेखा बदल गई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन 11 महीनों में काफी कुछ बदला। जो बदला वो क्या था, जैसे कि शुरुआती दौर में ब्रिटेन को लगता था, चर्चिल को लगता था कि वो वॉर यूं खत्म कर देंगे, लेकिन हिटलर वो नहीं था जिसे यूं मसला जा सके। हिटलर ने बहुत तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया यूरोप में और देखते ही देखते 11 महीनों में हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड ये सब ढह चुके थे। अलग अलग फ्रंट पर जो अलाइड पावर्स थी उनकी हार हो रही थी और इस हार के चलते ब्रिटेन दबाव में आ गया और जब ब्रिटेन दबाव में आया तब उसने इंडियंस को एक ऑफर दिया। वो ऑफर आया था अगस्त 1940 में, यानी कि इस युद्ध के शुरू होने के 11 महीनों के बाद, क्योंकि ये युद्ध शुरू हुआ है सितंबर 1939 में। तो सितंबर 1939 से अगस्त 1940 ये 11 महीने ऐसे थे जिसमें ब्रिटेन बहुत मुश्किलों में पड़ गया और जब ब्रिटेन मुश्किलों में पड़ा तो उसने हमें एक ऑफर दिया और उस ऑफर को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया अगस्त ऑफर। इनफैक्ट उन्होंने ही उसे अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने रखा। तो हमें मिला अगस्त प्रस्ताव, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने जो हमें दिया वो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमें अगस्त प्रस्ताव में ऑफर दिया एक अधिशासी स्वराज का। अधिशासी स्वराज उन्होंने हमें ऑफर में दिया क्या, उन्होंने कहा कि वो हमें ऑफर कर रहे हैं एक अधिशासी स्वराज। और इस अधिशासी स्वराज का क्या मतलब था, इस अधिशासी स्वराज को आप डोमिनियन स्टेटस समझिए, डोमिनियन स्टेटस। और ये डोमिनियन स्टेटस अब हमें नहीं चाहिए था और इसी बात को लेकर हमारे मन में काफी नाराजगी आई और हमने अगस्त ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद हमारे मन में आया गुस्सा। हमने कहा अंग्रेजों ने हमें वादा किया था कि ये हमें आजादी देंगे, लेकिन हमें ये ऑफर कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, तो क्यों ना इनके खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाए। लेकिन वो कार्रवाई किसी बड़े स्तर पे नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या होगी जब हम उनके खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। मान लीजिए
कि वो विश्व युद्ध की स्थिति में है। हमने कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और उस आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप वो हमारे ऊपर बम बरसाने लग जाए, टैंक चलाने लग जाए, मशीन गन से हमले करने लग जाएं, तो क्या हमारा आंदोलन सरवाइव कर पाएगा? नहीं। हमें नहीं पता था कि अंग्रेजों की एक देशव्यापी आंदोलन को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। उस प्रतिक्रिया को जांचना, अंग्रेजों के मन को भांपना बहुत जरूरी था और उसी आवश्यकता को समझते हुए हमने क्या किया? हमने एक सीमित स्तर का आंदोलन चलाया और हमने उस सीमित स्तर के आंदोलन को क्या नाम दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। मास सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हमने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो आंदोलन भारत में चलाया, हमने उसे नाम दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने, उनकी आलोचना करने तथा अंग्रेजों का मन भांपने का एक प्रयास था। ये काफी हद तक सफल भी रहा। इसमें 20 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो तो अभी हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के सफल हो जाने के बाद अंग्रेज थोड़ा दबाव में थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज इतना भी दबाव में नहीं थे इसके बाद। कारण यह था कि आप देखिए तो जून 1941 में रूस की इस युद्ध में एंट्री हो जाती है, क्योंकि हमला किया हिटलर ने रूस के ऊपर, और दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर दिया। रूस और अमेरिका दिसंबर 1941 तक इस युद्ध में शामिल हो चुके थे, और ऐसा करके जर्मनी ने रूस को और जापान ने यूएसए को इस युद्ध में इनवाइट किया। और जब उन्होंने इन दो लोगों को इनवाइट किया तो ये इस युद्ध में दो राक्षसों की एंट्री थी। टू डेमन्स एंटर्ड इन दिस वॉर। अगर ब्रिटेन के साथ अमेरिका और रूस दोनों आ गए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस तो ऊपर होगा ना। चर्चिल का कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर था। रूजवेल्ट अब साथ थे चर्चिल के, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये जो तिकड़ी तैयार हुई थी रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की, ये इन एक्सेस पावर्स को, धुरी देशों को धूल चटाने की तैयारी कर रही थी। तो भला इस कंडीशन में अंग्रेज हमें कोई ऑफर क्यों देंगे? बेशक वो हमें कोई ऑफर नहीं देने वाले थे, लेकिन रूजवेल्ट का बड़ा दबाव था चर्चिल के ऊपर, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर कि आप इंडियंस को एक ऑफर दीजिए, क्योंकि जापान बहुत तेजी से साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड कर रहा है, विस्तार कर रहा है। अगर हमें जापान को रोकना है, काउंटर करना है, तो भारतीयों की मदद लगेगी। उस मदद के बिना तो बात नहीं बनेगी, और उस मदद को पाने के लिए आपको भारतीयों को एक ऑफर देना होगा। उन्होंने हमें एक ऑफर दिया और उस ऑफर का नाम था क्रिप्स मिशन। ब्रिटेन की ओर से भारत को भेजा गया एक मिशन और उसे नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। मैं आपको एकदम स्पष्टतया बता दूं कि क्रिप्स मिशन भेजने में चर्चिल को कोई रुचि नहीं थी, और क्रिप्स मिशन फेल हुआ कि सक्सेसफुल हुआ। अगर आपके मन में एक सवाल है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही फालतू सवाल है कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ कि सक्सेसफुल हुआ। अब आप कहेंगे कि सर ये फालतू सवाल क्यों है? ये फालतू सवाल इसलिए है क्योंकि क्रिप्स मिशन कभी भी सक्सेसफुल या फिर सफल होने के लिए भेजा ही नहीं गया था। ये तो भेजा ही गया था असफल होने के लिए। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट क्या है कि क्रिप्स मिशन भारत में फेल होने के लिए भेजा गया था। और आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्रिप्स मिशन भारत में फेल होने के लिए भेजा गया था, इससे आपका क्या तात्पर्य है? कहानी थोड़ी रोचक है, लेकिन सुनने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी पेशेंस मांगती है और मेरी क्लास भी, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिए। हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में आया, इसके फेल हो जाने के बाद भारतीयों में गुस्सा था, और गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये टेस्ट तो कर ही चुके थे कि अगर हम कोई एक सत्याग्रह चलाते हैं तो अंग्रेज हमारे ऊपर टैंक तो नहीं चलाने वाले हैं। अब समय था अंग्रेजों को एक फाइनल अल्टीमेटम देने का कि भारत छोड़ो और यहां से निकलो, अब इस देश में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और ऐसा करने के लिए भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन विकसित किया गया और उस आंदोलन को नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। यद्यपि इस प्रकार के आंदोलन के लिए अंग्रेज पूरी तरीके से तैयार थे और यह आंदोलन बहुत सफल नहीं रहा,
लेकिन फिर भी इसने अंग्रेजों के ऊपर एक व्यापक दबाव बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव स्वरूप उस समय का वायसरॉय वेवेल चर्चिल को चिट्ठी लिखकर यह तक कह देता है कि एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो भारतीयों को बलपूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता, हमें इनके साथ समझौता करना होगा, हमें इनके साथ बातचीत करनी होगी। वेवेल का ये स्टेटमेंट, ये पत्र इस बात पर जोर देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों के ऊपर एक बहुत ही भारी दबाव भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर चल रही एक घटना ने बनाया, और वो महत्वपूर्ण घटना जो अंग्रेजों को डरा देती है, धमका देती है, परेशान कर देती है, आपको पता है वो क्या थी? वो थी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हमने आजाद हिंद फौज भी कहा। आजाद हिंद फौज दो चरणों में चलती है। आजाद हिंद फौज जिसे सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप मिली, और इसके पहले एक और बोस थे, रास बिहारी बोस, जिनकी लीडरशिप इसे मिली हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस की लीडरशिप में तैयार हुई ये आजाद हिंद फौज कैसे अंग्रेजों की हालत खराब कर देती है। हम देखते हैं कि आईएनए सफल नहीं रहती, क्योंकि आईएनए सहयोग से चल रही थी। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। और जब जापान ने किया आत्मसमर्पण, तो आईएनए को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। यद्यपि आईएनए असफल रही, आईएनए के असफल हो जाने के बावजूद आईएनए ने अंग्रेजों को डरा तो दिया ही था। और फिर हमने देखा कि 50,000 सोल्जर्स से तैयार ये आईएनए जब इंडिया में एंटर करती है तो भारतीयों में एक अलग प्रकार का जोश था। यद्यपि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मणिपुर के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक आत्मविश्वास जरूर भारतीयों में जगा दिया। जब जापान ने सरेंडर किया तो आईएनए ने भी सरेंडर किया, और आईएनए के 23,000 सैनिकों के ऊपर आईएनए ट्रायल चलाया गया, मतलब कि उनके खिलाफ केस चलाया गया। मतलब आईएनए के सोल्जर्स को सजा देने की तैयारी की गई और शुरू हुए आईएनए ट्रायल। आईएनए ट्रायल अंग्रेजों का वो प्रयास था जिसके तहत वो इन आईएनए के सोल्जर्स को सजा देने की तैयारी कर रहे थे। यद्यपि आईएनए ट्रायल्स अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि वो जिसे देशद्रोही डिक्लेयर करके सजा देना चाहते थे, भारतीय उन्हें देशभक्त मानते थे। उन्हें एक ऐसे सिपाहियों के तौर पे देखा जा रहा था जो भारत को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। और इस बात को लेकर गुस्सा केवल भारतीय आम जनता में नहीं था, बल्कि अंग्रेजों में सेवारत सैनिकों में भी था। और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपना आखिरी झटका महसूस किया, और वो क्या था? वो था RIN विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी में हुआ विद्रोह। RIN विद्रोह, जिसे हम नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। RIN विद्रोह, जिसे हम नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए, और नौसेना विद्रोह के हो जाने के बाद अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि वो जिस आर्मी के भरोसे, जिस नेवी के भरोसे भारत को रूल कर रहे हैं, उसमें अब वो अपनी निष्ठा खो चुके हैं। अब ये सैनिक उनके अपने नहीं हैं, ये कभी भी उनके साथ विद्रोह कर सकते हैं और उनका नरसंहार भी हो सकता है। इसीलिए इसे लास्ट नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश ताबूत में आखिरी कील। इसके बाद यह तय हो गया था कि अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे, वो जल्द से जल्द यहां से निकलकर चले जाएंगे। तो ये है उस कहानी की रूपरेखा जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। यदि आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत कर ली थी। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भी देखी थी। नेहरू के क्या विचार थे, गांधी के क्या विचार थे, बोस के क्या विचार थे, इन सभी विचारों के ऊपर हमारी बातचीत हो गई थी। इन विचारों के उपरांत आज हमारी कहानी शुरू होने वाली है हमारी इस आउटलाइन में अगस्त प्रस्ताव के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने हमें एक बहुत ही आउटडेटेड प्रपोजल दिया, और वो आउटडेटेड प्रपोजल क्या था? डोमिनियन स्टेटस का। दे ऑफर्ड अस डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने कहा कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे। ऑल्दो वी डिड नॉट लाइक, हमें ये पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको इन प्रावधानों से अवगत कराता हूं कि आखिर क्या था इस डोमिनियन स्टेटस में। आइए जानते हैं और समझते हैं।
जानते हैं और समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के आने के पीछे का कारण, जैसे कि मैंने कहा कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज एकदम ऐठ में थे। उन्हें लगता था कि अरे ये लोग क्या ही कर लेंगे, हमें इन्हें किसी भी तरीके का कोई ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका ये भ्रम जल्दी ही खत्म हो गया जब उन्हें यूरोप में हिटलर के खिलाफ एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट एकदम बताया कि अपने दिमाग में 11 महीने रखिए। 11 महीने कौन से? सितंबर 1939 से यह युद्ध शुरू होता है और अगस्त जो प्रस्ताव है वो अगस्त 1940 में आता है। मतलब युद्ध के शुरू होने और अगस्त प्रस्ताव के आने के बीच में 11 महीनों का वक्त है। और इन 11 महीनों में यूरोप में बहुत कुछ बदल चुका था। जैसे कि हिटलर असाधारण रूप से सफल हो रहा था। उसने यूरोप के कई सारे देशों के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। पोलैंड पहले ही उसके कब्जे में था, बेल्जियम हार चुका था, हॉलैंड हार चुका था और फ्रांस की तो बहुत ही शर्मनाक हार हुई थी कि फ्रांस तो जर्मनी की सेना के सामने एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया था। ब्रिटेन अब बहुत ही नाजुक स्थिति में था। पहले जो भारतीयों के साथ बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे, अब वो समझौते पर उतर आए थे। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि इसके बिना अब उन्हें अपनी नैया डूबती हुई महसूस हो रही थी। यही कारण हुआ कि हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1940 तारीख, 8 अगस्त 1940, जो वायसरॉय थे नाम था लिनलिथगो। वायसरॉय लिनलिथगो एक प्रस्ताव की घोषणा करते हैं। यह प्रस्ताव भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया गया। प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त के महीने में आया था। ऐसा कुछ नाम में खास नहीं है। अगस्त प्रस्ताव में हमें क्या प्रावधान दिए गए? प्रावधान एकदम स्पष्ट था। उन्होंने हमें ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस। ओके 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 ओके, दे ऑफर्ड अस डोमिनियन स्टेटस। गॉट द पॉइंट। उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। डोमिनियन स्टेटस, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब एक निकलता है स्वराज। और स्वराज हमने कब मांगा था? 1906 में। इसके बाद 1929 में हमने अपनी मांग बदल दी और 1929 से हमारी मांग क्या हो गई? पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमारी डिमांड इसके बाद क्या हो गई? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वी ऑप्टेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेटर ऑन। हम तो उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर आ गए थे। ऐसी स्थिति में क्या हम उनकी इस डोमिनियन स्टेटस या स्वराज की मांग को स्वीकार करेंगे? तो चलिए मैं आपको एक चाबी देता हूं। जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। हमने अंग्रेजों से 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की। 1929 के बाद अंग्रेज अगर हमें स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेटस जैसा कोई भी प्रस्ताव देंगे तो उनके लिए हमारे पास केवल एक ही जवाब है, आ थू। मतलब कि हमें उनका ये ऑफर नहीं चाहिए। भाई बहुत पुरानी बात है जब हम मांग रहे थे आपसे स्वराज। उस बात को बीते जमाना बीत गया। अब हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई प्रस्ताव। अब हमें आजादी चाहिए। अगर वो आजादी ये देंगे तो ठीक है, वो ये हमें नहीं देंगे तो हमें ऐसा कोई ऑफर नहीं चाहिए। सीधे सीधे कहूं तो अगर उन्होंने हमें उसके बाद कभी भी स्वराज दिया तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। ना केवल हम उस स्वराज को रिजेक्ट करेंगे बल्कि हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव को भी रिजेक्ट करेंगे जिसमें स्वराज जैसी कोई भी बात की गई हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब इसके बाद अगस्त प्रस्ताव में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये आपको जानने और समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। मान लो ठीक है एग्जाम है, जान लो, क्योंकि वो लोग तो ऐसे प्रोविजन देके क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है।
लेकिन इतना मामला है नहीं। मेन मामला क्या है? मेन मामला आपको यह जानना है कि भाई हो गया, उसके बाद ये प्रपोजल फेल्ड है। इट इज कंप्लीटली फेल्ड। आई रिपीट, इट इज कंप्लीटली फेल्ड। हमको नहीं चाहिए ना, हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। लेकिन फिर भी इस चीज की एक सिग्निफिकेंस है, लेट मी असर्ट दैट एज वेल। मुझे इस बात पर भी जोर देना होगा कि भले ही हमने 1906 में उनसे स्वराज मांगा हो, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी ओर से हमें कभी भी नहीं कहा कि वो हमें स्वराज दे रहे हैं। अगस्त ऑफर वो पहला प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेजों ने हमें अपनी ओर से स्वराज देने के लिए कहा। मतलब हमने जो चीज 1906 में मांगी थी वो देने को अंग्रेज 1940 में राजी होते हैं, और वो क्या था? वो अगस्त प्रस्ताव था। तो इस बात के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं उन्होंने ये भी कहा कि वो एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाएंगे, मतलब कि वो युद्ध में हमसे सलाह भी लेंगे। हमें खुश करने के लिए उन्होंने युद्ध की कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार करने को भी कहा, और कहा कि इसमें वो भारतीय सदस्यों को अधिक जगह देंगे। यह भी कहा गया कि एक बार युद्ध खत्म हो जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, युद्ध के पश्चात वो एक संविधान सभा का गठन करवाएंगे जिसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। इस बात के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, मुख्यतया भारतीय। क्या उन्होंने कहा कि पूर्णतया भारतीय होंगे? नहीं, उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि इसमें पूर्णतया भारतीय होंगे। मतलब कि इसमें जिस संविधान सभा को बनाने की बात की जा रही थी उसमें मुख्य रूप से भारतीय होने थे, पूर्ण रूप से भारतीय नहीं होने से। तात्पर्य एकदम साफ है, इसमें अंग्रेज भी हो सकते थे। यही आपको डिपार्चर देखने को मिलेगा जब हम पहुंचेंगे कहां पर? इसके आगे वाले प्रस्ताव के ऊपर, यानी कि क्रिप्स इंडिया मिशन में। क्रिप्स इंडिया मिशन में जब वो संविधान सभा के गठन की बात करेंगे तो वहां पे पूर्णतया भारतीयों की बात की जाएगी, मुख्यतया भारतीयों की बात नहीं की जाएगी। यह भी कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा भी तय की जाएगी। और यह भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी भी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जो उनके विरुद्ध कार्य करे। अब ये जो प्रावधान है ना, ये स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए है, ताकि मुस्लिम लीग थोड़ा सा खुश हो जाए, भाई उनके लिए भी कुछ प्रावधान है। और इन्हीं धाराओं के ऊपर यह कहा गया कि भारतीय इसके बदले में अंग्रेजों को सहयोग देंगे, वो हमें ये सब देंगे और उसके बदले में हम उन्हें युद्ध में सहयोग देंगे। युद्ध में सहयोग देने से हमारा क्या तात्पर्य है? कारण ये है कि युद्ध में तो वो हमारे सैनिक लेकर जा ही रहे हैं। देखिए, सहयोग देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यदि वो युद्ध में जाने के लिए अधिक कर लगाते हैं तो हम उस कर का विरोध ना करें और उन्हें अधिक से अधिक कराधान वसूलने दें। अभी हम जब भी वो अत्यधिक कर लगाते हैं तो इसका विरोध करते हैं, उनके बारे में कई तरीके की आवाजें उठाते हैं। यदि हम इसके अलावा सहयोग देने का मतलब यह है कि भारतीय अधिक से अधिक ब्रिटिश सेना में शामिल हों, इस प्रकार के सहयोग की वो अपेक्षा हमसे कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों में जो पहला प्रोविजन है यानी कि डोमिनियन स्टेटस, यही ऐसा नहीं है कि हम इसे स्वीकार कर पाए। तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई यहां कुछ होने वाला नहीं है। देयर इज नथिंग गोइंग टू बी हैपन हियर। ये तो गया प्रस्ताव है। क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? कदापि नहीं करेगी। आप देख पा रहे हैं उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है। अप्रासंगिक क्यों हो चुका है? भाई साहब, हमने 1906 में मांगा था, आप अभी दे रहे हो। गांधी जी ने यह कह दिया कि अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। मतलब हमारे और उनके बीच की जो दूरी थी वो और बढ़ गई। उन्होंने उसके कम करने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसे बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में जो अल्पसंख्यकों के संबंध में बातें की गई थी उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोगों ने अल्पसंख्यकों के बारे में बात की, देखकर सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हमने कुछ किया। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो कोई भी प्रपोजल देते हैं तो भारत की जो कांग्रेस है वो देखेगी कि इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कि नहीं है। अगर उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिला, उसकी जगह पर डोमिनियन स्टेटस मिला, तो वो एकदम तत्काल प्रभाव से उस प्रस्ताव को खारिज कर देते थे। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी रूप में जैसे ही मुस्लिम लीग को कोई एक प्रस्ताव मिलता था, मुस्लिम लीग फटाक से अपना लैपटॉप निकालती थी। वो फटाक से जो अपना लैपटॉप है उसको ऑन करते थे और लैपटॉप ऑन करने के बाद वो उसमें फटाक से Ctrl+F दबा देते थे। Ctrl और F
दबा दिया। कंट्रोल F दबाते ही वो देखते थे कि क्या आया, और कंट्रोल F दबाने के बाद आपको पता है ना आता है फाइंड का ऑप्शन, और वो फाइंड में दबाते थे PAKISTAN पाकिस्तान, और लगाते थे एंटर, और जब वो एंटर दबाते थे तो आता था नो रिजल्ट फाउंड। वो कहते थे देखो इसमें तो प्रस्ताव का जो पूरा प्रारूप है उसमें पाकिस्तान की तो बात करी ही नहीं गई है। मतलब अंग्रेजों को जहां वो प्रस्ताव मिला वो फटाक से कंट्रोल F दबाते थे, और कंट्रोल F दबा के वो पाकिस्तान टाइप करते थे और आ जाता था नो रिजल्ट फाउंड, और जैसे ही वो नो रिजल्ट फाउंड देखते थे वो प्रस्ताव खारिज कर देते थे। एकदम मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, स्पष्ट रूप से बोलूं तो अगर किसी प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं किया गया है तो मुस्लिम लीग उसे स्पष्ट तौर पर खारिज कर देती थी, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को इसमें शामिल ना किए जाने की वजह से इसे खारिज कर दिया। हमने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। मूल्यांकन यदि हम इसका करें तो हम देखते हैं कि वैसे तो अगस्त जो प्रस्ताव है वो फेल कर गया, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसमें कुछ बातें तो खास रही, कुछ बातें तो खास रही। कुछ बातें जो खास रही वो क्या रही, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आपके दिमाग का दही थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन फिर भी मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भले ही हमने 1906 में अंग्रेजों से स्वराज मांगा हो, लेकिन अपनी उस तीखी जुबान से उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो हमें स्वराज दे रहे हैं। अगस्त ऑफर वो पहला प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेज अपनी ओर से हमें स्वराज देने को राजी हो गए। अपनी ओर से दे एग्रीड फॉर अस टू गिव स्वराज, वो अपनी ओर से हमें यहां स्वराज देने को राजी हो गए। इसके अलावा आप देखो ये डोमिनियन स्टेटस को लेकर स्वीकार करते हैं। दूसरा, वो संविधान निर्माण को लेकर भारतीयों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। हमने क्या देखा कि भले ही हमने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्हें फिर भी जो करना था उन्होंने किया। जैसे कि अंग्रेजों ने जुलाई 1941 में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया। पहली बार भारतीय सदस्यों की संख्या को बहुमत में रखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रक्षा, वित्त और गृह, ये महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अंग्रेजों के पास ही रहे। हमने ये भी पाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी यहां पर गठन कर लिया गया जिसका कार्य था अंग्रेजों को युद्ध के मुद्दे पर सलाह देना। तो उन्होंने अपनी ओर से कुछ विस्तार कर लिए, लेकिन क्या हम खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं, और अब समय आ चुका है कि हम उनके विरुद्ध एक सीमित स्तर का ही सही लेकिन एक सत्याग्रह चलाएं। तो हमने क्या पाया कि अगस्त प्रस्ताव का यह मुद्दा डन हो गया। इस मुद्दे के बाद अब हमें चलना चाहिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको मूल बातें बता दी थी, और वो बातें क्या थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के असफल हो जाने की प्रतिक्रिया थी। हम कोई न कोई तो प्रतिक्रिया देंगे ना देंगे, और गांधी जी कोई भारी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंग्रेजों के दमन का स्वरूप क्या होगा। इसीलिए हमने यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में हमने क्या किया, आइए जानते और समझते हैं कि क्या हुआ जब हमने लॉन्च किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव के बाद जो भी परिस्थितियां आई उनको लेकर भारतीयों में काफी असंतोष था, और हम अंग्रेजों के इस अड़ियल रवैये से काफी ज्यादा नाराज थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती थी, और अंग्रेजों ने यह तक कह दिया कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक वो भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी संवैधानिक विकास नहीं करेंगे। अब देखो, यूपीएससी ने मेंस में एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न एकदम स्पष्ट था। वो प्रश्न एकदम स्पष्ट था, और वो प्रश्न था कि वो प्रश्न था कि अंग्रेजों ने 1940 के बाद जो सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी उसे कैसे जटिल बना दिया। तो यहां देखो वो जटिलता पैदा कर रहे हैं। मतलब ये अनावश्यक सी बात है कि भारत के दो राइवल ग्रुप जब तक आपस में समझौता नहीं करेंगे हम संवैधानिक विकास नहीं करेंगे। भाई आप संवैधानिक विकास करो ना। इन्होंने तो इसे एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया कि भाई ये लोग आपस में समझौता करेंगे नहीं और हम संवैधानिक विकास नहीं करेंगे, अपने मजे ही मजे। उन्होंने ये बात कह दी। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करके
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती जा रही थी। प्रेस के ऊपर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए जा रहे थे। सभा करने और संगठन बनाने के अधिकारों को भी पूरी तरीके से छीना जा रहा था। 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधी जी को कमान संभालने को कहा और कहा अंग्रेजों को अब थोड़ा सा ही सही लेकिन सबक तो सिखाना ही होगा। तो आइए इन्हें सबक सिखाते हैं। सबक सिखाने का मतलब क्या है कि गांधी जी से कहा गया कि आप ऐसे कदम उठाइए जिससे व्यापक रणनीति बना के हम अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाएं, जन संघर्ष का एक आधार तैयार करें। गांधी जी ने कहा ठीक है, एक बहुत व्यापक हम आंदोलन तो नहीं चला पाएंगे अभी, लेकिन कैसा रहेगा कि हम एक सीमित सत्याग्रह तैयार करें जो एक व्यक्तिगत आधार पर शुरू हो। इस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ लोगों को चुना जाएगा जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेंगे और वो गांधी जी के इस आंदोलन को व्यक्तिगत स्तर पर आगे लेकर जाएंगे। तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप समझिए उद्देश्य यह था कि पहली बात तो हम ये जताएं अंग्रेजों से कि हम दुर्बल नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम धैर्य के साथ बैठे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, ना तो हमें नाजीवाद पसंद है और ना ही हमें अंग्रेजों का साम्राज्यवाद। अगर हमें हिटलर का नाजीवाद नहीं पसंद है तो हमें अंग्रेजों का साम्राज्यवाद भी नहीं पसंद है और हमारे लिए दो के दोनों उतने ही निम्नतम हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने के लिए सरकार को हम एक मौका दे रहे हैं। हम कोई व्यापक आंदोलन नहीं चला रहे हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार अभी भी खुद को समझ ले और हमें कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास दे दे ताकि हम किसी भी बड़े जन आंदोलन के लिए मजबूर ना हो। इसी उद्देश्य से मुझे थोड़ी खांसी है तो बीच में इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे माफ करिएगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए और समझिए कि ये जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार होती है। अब इसके अतिरिक्त आप ये भी देखिए कि सत्याग्रहियों की मांग क्या होगी। मतलब एक व्यक्तिगत सत्याग्रही को आप चुनेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि गांधी जी ने अपनी ओर से पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना। दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू। आपसे कोई पूछेगा नहीं कि तीसरा सत्याग्रही कौन था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और ब्रह्मदत्त गांधी जी के साथी हुआ करते थे, सहयोगी हुआ करते थे उनके आश्रम में। तो तीन सत्याग्रही बैक टू बैक गांधी जी ने अपनी ओर से निकाले। एक तो विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे। तो ये तीन सत्याग्रही यहां से निकलते हैं। इसके बाद देश में कई सारे और सत्याग्रही निकलने लगे। अब मामला यह है कि अगर व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रही निकल रहे हैं तो वो करेंगे क्या। व्यक्तिगत सत्याग्रही मार्च करेगा, निकल जाएगा अपने घर से, वो एक झंडा ले सकता है अपने हाथ में और वो आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों के युद्ध में भाग लेने को लेकर प्रचार करेगा कि वो भारत को अनावश्यक इस युद्ध का हिस्सा बना रहे हैं। वो लोगों को बताएगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली है और वो ये तब तक करेंगे जब तक कि उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। वो गांव-गांव जाएंगे और अपनी इन्हीं बातों को दोहराएंगे। गांवों में अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और उम्मीद है कि दिल्ली पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी एक कारण रहा कि इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया, क्योंकि यहीं से लोग दिल्ली की ओर जाने लगे। हम क्या पाते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो जो तीसरे सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे, और अगर कभी ये पूछ ले कि ब्रह्मदत्त कौन थे तो ब्रह्मदत्त गांधी जी के आश्रम में उनके सहयोगी हुआ करते थे। तो ये तो ब्रह्मदत्त हो गए। हमने ये भी देखा कि मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। हमने क्या पाया कि 1941 तक 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। मतलब सत्याग्रही घर से निकलते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये यहां पर हमने देखा, पाया और जाना। ठीक है, नाउ हम ये देखते हैं कि दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया।
दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने तथा मित्र राष्ट्रों की सहायता करने के लिए आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी और नेहरू जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी बीच में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद करते हैं, फिर उसे रिज्यूम कर देते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। दिसंबर 1941 तक मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में दो शक्तियों की एंट्री हो चुकी है, पहले रूस की और फिर अमेरिका की। रूस और अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हो जाने के बाद अंग्रेजों के मन में एक भाव आ गया, भारतीयों के मन में एक भाव आ गया, कांग्रेस के मन में। और वो भाव क्या है? वो भाव है कि अमेरिका और रूस के शामिल हो जाने के बाद ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। युद्ध को लेकर जो हमें लाभ मिलने वाला था वो मिला नहीं। अंग्रेजों ने हमें कोई भी स्वशासन नहीं दिया, अंग्रेजों की ओर से हमें कोई स्वशासन नहीं दिया गया, और अंग्रेजों की ओर से कोई स्वशासन मिला नहीं, युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने कहा कि हम अंग्रेजों से बातचीत करेंगे। गांधी और नेहरू दोनों लोगों ने कहा ऐसा मत करो। कांग्रेस की कार्य समिति ने कहा युद्ध समाप्त होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा, अमेरिका रूस आ गए हैं। गांधी जी ने बोला अभी कोई युद्ध समाप्त ना हो रहा, अभी लंबा चलेगा। ये लोग बोले नहीं नहीं, युद्ध समाप्त होने वाला है और हमें इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम बड़े नुकसान में चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा थोड़ा धीरज रख लो, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। इन्होंने गांधी और नेहरू दोनों लोगों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की कार्य समिति ने अंग्रेजों को प्रस्ताव दे दिया। प्रस्ताव क्या था? वो ये था कि युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज हमें पूरी स्वतंत्रता देंगे, और दूसरा कि तुरंत पर्याप्त सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया गया तो भारतीय अंग्रेजों को इस युद्ध में पूरा समर्थन दे देंगे। सीडब्ल्यूसी का यह रवैया ना तो गांधी को पसंद आया और ना ही नेहरू को, लेकिन गांधी नेहरू की बातें किनारे कर दी गई, यह बोलकर कि हमेशा गांधी ही थोड़ी सही होते हैं। इस पूरे मुद्दे पर गांधी का साथ नेहरू के अलावा और किसी ने नहीं दिया। गांधी बड़े मायूस थे कि सीडब्ल्यूसी ने उनकी राय को दरकिनार कर दिया और नेहरू के अलावा उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। गांधी जी ने शायद यही कारण था कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यही वो समय है कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? गांधी जी कहीं के राजा महाराजा थे क्या? गांधी जी का कोई राज्य था, कोई साम्राज्य था जिसके लिए वो उत्तराधिकारी बनाएंगे? क्या मजाक है। गांधी नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। मतलब गांधी नेहरू को अपना उत्तराधिकारी तो ऐसे घोषित कर रहे हैं जैसे गांधी नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सही में ऐसा हुआ था। गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब ये तो राजा के द्वारा जो उत्तराधिकारी घोषित किए जाते हैं उससे बड़ी बात हो गई। हम तो हल्के में ले रहे थे। मतलब हमें लग रहा था कि मतलब गांधी के उत्तराधिकारी घोषित कर देने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये तो गांधी के उत्तराधिकारी घोषित करने से नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए। दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट। यही वो पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। और पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि गांधी का नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित करना, इसके बड़े राजनीतिक मायने थे। गांधी एक मास लीडर थे जिनको व्यापक जन समर्थन था, और जब गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उन्होंने अपना जन समर्थन नेहरू को सौंप दिया। नेहरू का कद अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। गांधी द्वारा नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब यह था कि गांधी ये स्पष्ट कह रहे थे कि पहले जो राष्ट्रीय जन आंदोलन मैं आयोजित करता था वो मेरे बाद नेहरू करेंगे,
और जैसे आप मेरे बुलाने पर आते थे वैसे ही नेहरू की कॉल पर, नेहरू के बुलाने पर आए। मतलब उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक पूंजी नेहरू को थमा दी। नेहरू का कद जो इसके बाद बढ़ा वो बढ़ता चला गया। अगर वो नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते तो आखिर वो कौन था जिसे वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे? स्पष्ट नाम था सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी बड़े ही संभ्रांत नेता थे मद्रास प्रोविंस के। गांधी जी के बड़े सहयोगी थे, बड़े प्रभावी भी थे, और सभी को ऐसा लग रहा था कि गांधी अपना उत्तराधिकारी सी राजगोपालाचारी को घोषित करेंगे। लेकिन गांधी ने अचानक से नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसके बाद नेहरू का राजनीतिक ओहदा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका राजनीति के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो आप सभी लोगों को पता ही है। गांधी जी को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने क्यों चुना, इसके बड़े ही पर्याप्त से और बड़े ही स्वाभाविक से जवाब हैं। स्वाभाविक से जवाबों में हम देखते हैं कि नेहरू और गांधी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य, औद्योगिकरण, इन सभी मुद्दों पर अपनी अलग अलग विचार रखते थे। नेहरू धर्म को बहुत महत्व नहीं देते थे क्योंकि समाजवादी थे, जबकि गांधी जी सत्य को ही ईश्वर मानते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत में व्याप्त अत्यधिक जो निर्धनता है उसे समाप्त करेगा, जबकि गांधी जी को लगता था कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देना चाहिए। नेहरू समाज सुधार और निर्धनता के उन्मूलन के लिए आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास रखते थे, जबकि गांधी जी मानते थे कि राज्य के पास शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। वो तो एक राज्य विहीन समाज की कल्पना करते थे जहां पर व्यक्ति, समुदाय, इच्छा शक्ति, इसके आधार पर राज्य चलेगा। कई प्रकार की मतभिन्नता के बावजूद गांधी जी का नेहरू और नेहरू जी का गांधी बड़ा सम्मान करते थे। गांधी अपने पुत्रों से अधिक नेहरू पर विश्वास करते थे। इनके विचारों में कई आधारों पर समानताएं थी, जैसे देशभक्ति को लेकर इनके समावेशी और समग्र भाव थे। वो भारत को किसी भी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म की अपेक्षा एक रूप में देखते थे। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में भरोसा रखते थे। आप ध्यान दीजिए कि बोस भी समाजवादी हैं, नेहरू भी समाजवादी हैं, लेकिन बोस का समाजवाद उग्र समाजवाद है जिसमें हिंसा को जगह मिलती है, लेकिन नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जहां पर वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं। मतलब उनके समाजवाद में हिंसा नहीं है। इस लिहाज से वो समाजवादी होते हुए भी अपने विचारों में अहिंसात्मक मूल्यों को आत्मसात करके गांधी के काफी नजदीक है, और यही कारण है कि वो गांधी से काफी प्रगाढ़ता रखते हैं। राजमोहन गांधी अपनी किताब द गुड बोटमैन में कहते हैं कि गांधी अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो नेहरू को विश्वसनीय मानते थे। वो समझते थे कि बहुलवादी और समावेशी स्वरूप जो है भारत का, वो नेहरू ही सही तरीके से संभाल पाएंगे, जिस पर महात्मा गांधी को खुद स्वयं बल दिया। अन्य विकल्प के तौर पर राजा जी थे, यानी कि राजगोपालाचारी थे, पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो किसी न किसी प्रकार से या तो किसी क्षेत्र या किसी वर्ग से जुड़े हुए थे, जबकि नेहरू के साथ ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू किसी जाति, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र के साथ बंधे नहीं हुए थे, इसीलिए गांधी ने उन्हें चुना। अगर इनमें भी सबसे प्रबल दावेदार की बात की जाएगी तो राजा जी प्रबल दावेदार साबित होंगे। नेहरू एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान भी भरोसा कर लेते थे, और ऐसा कोई नाम नहीं था हमारे पास। दक्षिण भारत में भी नेहरू का पर्याप्त सम्मान था। वो ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखे जाते थे जहां पर महिलाएं भी उनकी समर्थक थी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जाति, धर्म, क्षेत्र की भिन्नताओं से ऊपर था, जो वर्ग की वर्ण हैं उनकी भिन्नताओं से अलग था, और जो महिला पुरुष हैं सभी उनका सम्मान करते थे। गांधी की तरह सच्चे अर्थों में नेहरू भी एक अखिल भारतीय नेता थे, और उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का बड़ा कारण यह भी था कि भारतीयों को आसान्वित करना कि वो एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कारण नेहरू को गांधी जी ने अपनी ओर से उत्तराधिकारी चुना। अंग्रेजों की ओर से इसके बाद भारतीयों को एक मिशन भेजकर आश्वस्त करने के प्रयास किए गए, और वो जो मिशन भारत में भेजा गया वो मिशन था क्रिप्स इंडिया मिशन। क्रिप्स इंडिया मिशन के बारे में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। तो फिर चलिए
अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिप्स मिशन के बारे में अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिप्स मिशन सफल रहा अथवा असफल रहा, तो ये प्रश्न अपने आप में गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन को भारत में असफल होने के लिए ही भेजा गया था। अब सवाल यह है कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि क्रिप्स मिशन को भारत में असफल होने के लिए भेजा गया था। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि स्टैफर्ड क्रिप्स कौन है। ब्रिटेन में अगर आपको पता है तो एक सरकार है जो कि कंजर्वेटिव्स की है, कंजर्वेटिव्स की वहां पर सरकार है, और जो वहां पर अपोजिशन पार्टी है वो है लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। लिबरल पार्टी भी एक पार्टी है, लेकिन अपोजिशन में रहती है लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव ग्रुप है उनके पास इस समय सरकार है और चर्चिल उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि जो लेबर पार्टी है उसके एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो क्रिप्स मिशन है वो मार्च 1942 में भारत भेजा गया, और इसके पहले की कहानी में अगर आप जाते हो तो आप पाते हो कि दिसंबर 1941 तक दो सुपर पावर्स इस वॉर का हिस्सा बन चुकी हैं, जैसे कि अमेरिका और रूस। इसके बाद ब्रिटेन यानी कि चर्चिल का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है और वो इंडियंस को किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देना चाहते, यानी कि वो कोई समझौता नहीं करना चाहते, वो किसी भी तरीके का कोई ऑफर नहीं देना चाहते, लेकिन उनके ऊपर दबाव है। दबाव कई प्रकार का है। एक तो रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो चर्चिल के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इंडियंस को कोई बढ़िया ऑफर दीजिए। रूजवेल्ट क्यों? क्योंकि भले ही रूजवेल्ट यानी कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जापान एक्सपेंड करे। जापान साउथ ईस्ट एशिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और उसके इस एक्सपेंशन के कारण जल्दी ही उस एरिया पर उनका कब्जा हो जाएगा। इस एक्सपेंशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उस पूरे एरिया में अमेरिका की है। अमेरिका चाहता है कि अगर ब्रिटेन को इंडियंस की मदद मिल जाएगी तो ब्रिटेन विल बी मोर कैपेबल टू काउंटर द जापानीज थ्रेट। ब्रिटेन जापानी खतरे को डील करने में ज्यादा सक्षम होगा। एक तो यह बात रही। दूसरा कि लेबर पार्टी की ओर से बहुत दबाव है कि भारतीयों के साथ बातचीत की जाए। तीसरा कि जो लिबरल पार्टी है ब्रिटेन की, उदारवादी दल, वो भी दबाव बना रहा है कि भारतीयों के साथ बात की जाए। चौथा, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर पर्याप्त दबाव बनाया गया है। इन कई कारणों के चलते चर्चिल के मन में एक भाव आता है कि क्यों ना भारतीयों को एक प्रस्ताव दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर अपने देश में एक वॉर कैबिनेट बनाई है। वॉर कैबिनेट का काम युद्ध से संबंधित निर्णय लेना है। इस वॉर कैबिनेट में आप देखो तो कंजर्वेटिव और लेबर दोनों ही पार्टी के मेंबर्स हैं यानी कि इस वॉर कैबिनेट में स्टैफर्ड क्रिप्स भी हैं। जब ब्रिटेन इस युद्ध में हार रहा था तो ब्रिटेन के मन में एक ही भाव था कि कैसा हो कि रूस उनके साथ इस युद्ध में आ जाए। लेकिन मामला यह है कि रूस में स्टालिन है। स्टालिन एक खूंखार आदमी जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को माफ नहीं करता, छोड़ता नहीं। वो डिक्टेटर है, वो लेनिन जैसा नहीं है। भला उसे मनाएगा कौन कि वो ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो जाए? तो उसे मनाने की जिम्मेदारी स्टैफर्ड क्रिप्स को दे दी गई। स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, थोड़े समाजवादी हैं, और स्टालिन साम्यवादी है। समाजवाद और साम्यवाद बहुत नजदीक है, तो हो सकता है स्टालिन क्रिप्स की बात सुन लें और मान जाए। चर्चिल ने स्टालिन को मनाने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा। यह ऐसे ही है कि ब्रिटेन के किसी आदमी को हमें मनाना है, या मान लो सी जिनपिंग को हमें मनाना है, और सी जिनपिंग को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को भेजे। यह वही बात है मतलब चर्चिल का स्टालिन को मनाने के लिए क्रिप्स को भेजना यह बात वैसे ही है कि नरेंद्र मोदी सी जिनपिंग को मनाने के लिए राहुल गांधी को भेजे। और होता क्या है, क्रिप्स मना लेते हैं स्टालिन को। स्टालिन वॉज एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन दिस वॉर,
और शायद यही कारण था कि हिटलर ने उनके ऊपर हमला भी कर दिया था। और जब क्रिप्स स्टालिन को मनाकर ब्रिटेन वापस लौटे तो क्रिप्स को एक ग्रैंड वेलकम मिला। उस ग्रैंड वेलकम के बाद क्रिप्स की इमेज बहुत टॉप पर गई। क्रिप्स को एक क्राइसिस मैनेजर के तौर पे देखा जाने लगा। लोग तो ये कहने लगे कि कहीं कोई मान नहीं रहा है क्या, क्रिप्स को भेज दो, क्रिप्स मना लेंगे। क्रिप्स की ये इमेज चर्चिल के लिए खतरनाक थी, क्योंकि वो लेबर पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने जा रहे थे। चर्चिल एक मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे और वो अपने ओपोनेंट्स को चूर चूर करना जानते थे। उन्होंने क्रिप्स को बुलाया और कहा कि तुम दुनिया के सबसे खूंखार आदमी यानी कि स्टालिन को मनाकर आए हो, और अब मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे शांत आदमी गांधी को मनाओ, एक मिशन लेकर जाओ और भारतीयों को राजी करो। लेकिन ये तो रिस्क लेने वाली बात हो गई, क्योंकि अगर क्रिप्स स्टालिन को मनाकर आए और वो भारत में आकर गांधी को भी मना ले, तब तो वो इनविंसिबल हो जाएंगे, अजेय हो जाएंगे। भला चर्चिल ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं एक अपोजिशन पार्टी के लीडर को ये मौका देकर? एक्चुअली में क्रिप्स रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक्चुअली में चर्चिल रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन में भारत को जो प्रस्ताव दिया जाने वाला है वो प्रस्ताव लगभग वही है जो अगस्त ऑफर में दिया गया था। इन्होंने अगस्त ऑफर के प्रस्ताव को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, यानी कि कॉपी करके पेस्ट, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा दिया। मतलब उन्होंने वही फिर से घिसा पिटा आलाप लगाया भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने का और युद्ध के खत्म हो जाने के बाद संविधान सभा स्थापित करके सरकार बनाने का। जबकि इन बातों को हम अगस्त ऑफर में ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं। तो उसके बाद यही सेम प्रस्ताव अगर क्रिप्स लेकर आए, चाहे चर्चिल लेकर आए, चाहे रूजवेल्ट लेकर आए, चाहे ब्रिटेन के खुद के महाराजा लेकर आए, हु केयर्स, किसे परवाह है, हम तो रिजेक्ट करने वाले हैं। और ये बात चर्चिल को बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत लाया गया है ये सफल नहीं होगा, ये प्रस्ताव असफल हो जाएगा, और यही एक कारण था कि उन्होंने क्रिप्स को भेजा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्रिप्स मिशन भारत सफल होने के लिए नहीं आया था, इसे भेजा ही गया था असफल होने के लिए। यह है इसकी रूपरेखा। समझिए बात को। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि चर्चिल जो हैं वो लेबर पार्टी के नेता स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को कुछ संशोधन कुछ कंसेशंस दिए जाएं। क्यों भेजा गया क्रिप्स मिशन? देखो, कारण यह था कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन पूरी तरीके से हार रहा था और जापान बहुत अधिक प्रभावी हो रहा है, और भारतीय जापान के विरुद्ध ब्रिटेन को कोई समर्थन नहीं देने वाले हैं। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव है, जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। भारतीय इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें त्वरित स्तर पर पर्याप्त शक्ति का हस्तांतरण हो जाए। इसी उद्देश्य से हम देखते हैं। हालांकि एक बात तो नजरअंदाज हो गई ना, जो मैंने बताई वो खुफिया बात है, मेरे और आपके बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे? अगेन 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 डोमिनियन राज्य। और मैंने कहा था ना कि वो हमें 1929 के बाद कभी भी डोमिनियन राज्य का प्रावधान देंगे, हम उसे खारिज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रमंडल देशों में अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन से देश थे? ब्रिटेन के वो सभी उपनिवेश जो आजाद होते थे, ब्रिटेन उन्हें एक समूह में जोड़ता था, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता था। ये ब्रिटेन के पुराने गुलाम देश हुआ करते थे, जिनके साथ वो मधुर संबंध रखने के प्रयास करता था। ये कुछ ऐसे ही है कि आपकी महिला मित्र के साथ ब्रेकअप हो जाए और आप उनसे कहें कि चलो कोई बात नहीं है, ब्रेकअप हो गई है तो क्या हो गया, या ब्रेकअप हो गया है तो क्या हो गया, हमारी आपकी दोस्ती बनी रहेगी, फोन पर कभी हालचाल कर लिया करेंगे। ऐसा ही एक संगठन राष्ट्रमंडल होता था। इसमें स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को यह मौका दिया जाता था कि वो चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो ना करें। यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन बनता है तो भारत उसमें स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। अब आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है, जबकि देश 1947 में आजाद हुआ है, यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना है। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में हमें इसके लिए अलाउ किया गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान निर्माण सभा बनाई जाएगी और ये जो परिषद होगी इसमें कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं से निर्वाचित होकर आएंगे और कुछ देशी रियासतों से नामित होकर आएंगे। मतलब पिछली बार उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो संविधान सभा बनेगी उसके सदस्यों का
क्या प्रारूप होगा, और इस बार उन्होंने इस चीज को थोड़ा स्पष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद जो संविधान बनाएगी उसे दो शर्तों पर स्वीकार कर लेगी। एक तो जिन प्रांतों को वो संविधान स्वीकार नहीं है वो उसे ना मानने के लिए स्वतंत्र होंगे, और दूसरा कि जो यहां पर देसी रियासतें हैं उनके पास भी वैसा ही अधिकार होगा। जो व्यवस्था है उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। हम देखते हैं कि जब तक ये पूरी व्यवस्था लागू नहीं हो जाती तब तक भारत की सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेज अपने पास रखेंगे और गवर्नर जनरल के अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव यूं तो अगस्त प्रस्ताव का ही रेप्लिकेशन था, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था? जैसे कि हम देखते हैं कि संविधान निर्माण के अधिकार में पहले बोला गया था कि मुख्यतया भारतीय होंगे, मतलब अंग्रेज भी हो सकते थे। यहां पे बोला गया पूर्णतया भारतीय होंगे, मतलब कि पूरे तौर पर भारतीय होंगे। दूसरा कि यहां पर एक ठोस योजना प्रस्तुत की गई कि संविधान सभा किस प्रकार से गठित की जाएगी। प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। स्वतंत्र भारत के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि हम राष्ट्रमंडल देशों से अलग भी हो सकते हैं, और भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का पूरा अवसर भी दिया गया। इस प्रकार से यह अगस्त प्रस्ताव से भिन्न था, लेकिन फिर भी माफ करिएगा, ये थोड़ा सा भिन्न रहा। किस प्रकार से और ये असफल क्यों हुआ? आइए इसकी असफलता के कारणों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अगेन यहां पर वो सहमति प्राप्त नहीं कर पाए, सभी लोगों के अलग अलग विचार थे। कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने फिर से हमें डोमिनियन स्टेटस दिया, और हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। देसी रियासतों के लिए जो वहां से संविधान सभा में लोग आने वाले थे वो मनोनीत होने वाले थे। कांग्रेस ने बोला चुने क्यों नहीं जाएंगे। प्रांतों को जो अलग संविधान देने की बात की गई, ये तो संघ से अलग होने वाली बात है। ये भला कैसे स्वीकार कर सकता है? कौन? कांग्रेस इसे स्वीकार भला कैसे करेगी? सत्ता के हस्तांतरण का अभी त्वरित योजना नहीं बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि हम चाहते थे कि वो तत्काल प्रभाव से हमें कुछ अधिकार दें, और वो अधिकार अभी हमें तत्काल प्रभाव से नहीं मिले हैं। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन से बातचीत करते हैं और अपनी असहमति जता देते हैं। मुस्लिम लीग का वही पुराना रवैया, कंट्रोल F करके पाकिस्तान सर्च किया और 2 रिजल्ट फाउंड आ गया। उन्होंने कहा भाई हमको चाहिए नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कि हमें एकल भारतीय संघ नहीं चाहिए। संविधान निर्मात्री परिषद में जो गठन का आधार है वो उससे भी असंतुष्ट थे। अन्य दलों को भी यहां समस्या थी, जैसे कि उदारवादियों का मानना था कि प्रांत संघ से अलग होंगे, ये भारत की एकता के विरुद्ध है। हिंदू महासभा कहती है कि ये तो विभाजन की रूपरेखा तय कर रहे हैं, प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया जा रहा है। दलितों का यह था कि भैया अगर इस तरीके से अंग्रेज चले गए तो हम तो सवर्णों के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे और हमारा वैसा ही शोषण होगा। अंग्रेजों ने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव का ही एक रूप है, लेकिन इसे थोड़ा और अधिक स्पष्ट किया गया है। यह पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि एक नए प्रस्ताव की बात है। प्रारंभ में जो क्रिप्स मिशन था वो मंत्रिमंडल के गठन और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात कर रहा था, लेकिन बाद में वो इस पर भी मुकर गए। प्रांतों के विलय या पृथक होने की व्यवस्था के प्रावधान भी अस्पष्ट थे। संघ से पृथक होने का जो प्रस्ताव है वो विधानमंडल में 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इस मामले को लेकर भी काफी ज्यादा विरोध मुस्लिम लीग ने किया। हम देखते हैं कि यदि 60% से कम सदस्य समर्थन करेंगे तो प्रांत के वयस्क पुरुषों के सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा कि जो राज्य है वो संघ से अलग हो सकता है कि नहीं। पंजाब और बंगाल के हिंदुओं के लिए यह व्यवस्था हानिकारक थी, क्योंकि ऐसे करके तो फिर ये प्रांत अलग हो सकते थे। तो हिंदू महासभा इसका विरोध करता है कि ऐसा करके आप क्रिप्स मिशन में प्रांतों के अलग होने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, एमरी जो उनके विदेश मंत्री थे, लिनलिथगो जो वायसरॉय थे, और वेवेल जो कमांडर इन चीफ थे, वो भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। क्यों? क्योंकि ये एक अपोजिशन पार्टी के मेंबर लेके आए थे ना। वायसरॉय के वीटो यानी कि निषेधाधिकार के मुद्दे पर भी स्टैफर्ड क्रिप्स और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत टूट गई। कुल मिला के इसमें कई सारे ऐसे मामले थे जिसको लेकर विवाद रहा। गांधी जी ने तो यह आगे की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, जो ऐसे बैंक का था जो डूबने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि एक बार युद्ध खत्म हो जाए तब आप हमें संविधान सभा बना के दोगे। क्या गारंटी है कि तुम जीतोगे? जापान का कब्जा हो गया तो तुम्हारा बैंक तो डूब रहा है, और ऊपर से पोस्ट डेटेड चेक। युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होगा किसको पता है? ठीक है, इसीलिए भारत के लगभग सभी गुट इसे अस्वीकार कर देते हैं।
क्रिप्स भारतीयों को निराशा और असमंजस के वातावरण में छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं और चर्चिल का प्लान सक्सेसफुल। क्रिप्स की इज्जत का मटियामेट हो गया और क्रिप्स की इज्जत का जब मटियामेट हुआ तो यहां पर क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और क्रिप्स मिशन के असफल होने का जो प्रभाव रहा वो यही था कि क्रिप्स मिशन के असफल होने के प्रभाव स्वरूप भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हो जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने अगले चैप्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जरूर से बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा और ये टॉपिक आपको समझ आया या नहीं। जल्दी ही मिलेंगे एक और सेशन में और कोशिश करेंगे कि आपके लेक्चर्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ये टॉपिक हम या जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें जल्दी समाप्त कर ले। हालांकि हम मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करने के काफी करीब हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।